नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के और 2 इंडियन एक्सप्रेस के। देखो ये जो आर्टिकल है ना यहाँ पे, ये इंडिया चाइना से संबंधित है। देखो ये जो इश्यूज होते हैं ना, जो इवॉल्विंग होते हैं, इवॉल्विंग मतलब लगातार इशू खींचे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोविड-19 था, लगातार खींचा जा रहा था, डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट आर्टिकल आता था। उसी प्रकार से इंडिया चाइना भी ये इशू खींचा जा रहा है। तो इन इश्यूज में ना बिल्कुल बोल बाय बोल कमेंट्री जरूरत नहीं होती कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, नहीं। क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन आएगा तो इंडिया चाइना से संबंधित एक आएगा, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो ये डेली बेसिस पे आंखों देखा हाल डिस्कस करना, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप भी छोड़ सकते हो। डाइवर्सिटी जरूरी है, एक इशू पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय डाइवर्सिटी जरूरी है, अलग अलग इश्यूज का आपको पता होना चाहिए। और द हिंदू ना सारे इश्यूज को कवर नहीं करता, मतलब कुछ इश्यूज द हिंदू छोड़ देता है। जैसे इंडियन एक्सप्रेस का आज एक इशू हम डिस्कस करेंगे जिससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है कि कुछ जो कैडर पोस्ट हैं वो सर्टेन सिविल सर्विसेज के लिए रिजर्व होती हैं, कितना फायदा कितना नुकसान होता है इसका। डोंट वरी, डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल हम, तब ये क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये इशू इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था सितंबर में, हिंदू ने नहीं कवर किया, लेकिन आज हम इस इशू को कवर कर रहे हैं। देखो हमारी जो कोशिश है ना वो ये होगी कि एक तो आपकी पूरी मेंस की तैयारी हो जाए। मेंस की तैयारी आपकी तभी होगी ना जब मेंस के सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम टच कर पाएंगे, और टच हम अकेले द हिंदू से नहीं कर पाएंगे। तो हम अलग अलग जो इश्यूज है वो डिस्कस पहले भी करते हैं, आगे भी करेंगे, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस का हो, लाइव मिंट का हो या फिर इकोनॉमिक टाइम्स का हो। कोशिश ये होगी कि मेंस के सभी सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो हम टच कर पाएंगे और उनसे संबंधित करंट अफेयर हम डिस्कस कर पाएं, ताकि ना सिर्फ मेंस के हर एक बेसिक टॉपिक के बारे में आपको बेसिक नॉलेज डेवलप हो जाए, और ये भी आपको पता लग जाए कि मेंस के हर एक जो टॉपिक है, खास करके जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, उसमें नया क्या हुआ है। इससे आपकी जो तैयारी है वो संपूर्ण होगी, और यही हमारी कोशिश है। हमारी कोशिश देखो फॉर्मेलिटी नहीं है, मतलब जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है। डिस्कस करना हो तो ये आर्टिकल डिस्कस कर दूं मैं 5 मिनट में, 6 मिनट में, मेरा क्या जा रहा है, लेकिन इसीलिए मैं ये आर्टिकल नहीं डिस्कस करूंगा, समझ गए। तो 4 इश्यूज आज हम कौन कौन से डिस्कस करेंगे। एक तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल सी राजा मोहन का, इंडिया यूरोप रिलेशंस से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे राइट टू हेल्थ को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने से संबंधित। तीसरा आर्टिकल इंडिया की जियोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने से संबंधित। और सबसे लास्ट में यही इशू हम डिस्कस करेंगे कि कुछ जो कैडर पोस्ट है सर्टेन सिविल सर्विसेज के लिए रिजर्व होती हैं, उससे संबंधित ये क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया यूरोप रिलेशंस से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है और सी राजा मोहन के द्वारा लिखा गया है। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो पिछले हफ्ते डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर फ्रेडरिक्सेन भारत की यात्रा पर आई, और डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर की ये यात्रा काफ़ी अटेंशन अट्रैक्ट कर सकी। वैसे देखो डेनमार्क की जो पॉपुलेशन है सिर्फ 6 मिलियन है। 6 मिलियन मतलब 60 लैक्स। हमारे देश में इवन दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज़्यादा है, हरियाणा की 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो इतनी कम पॉपुलेशन वाला देश का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आता है और मीडिया इस पर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करती है। उसका रीज़न भी है। देखो बेशक यूरोप के ये देश बहुत छोटे छोटे हैं, पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है, लेकिन ये देश इंडिया की हेल्प कर सकते हैं इंडिया के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में। सीधे शब्दों में बात करें, इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंडिया को अच्छी टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, और इंडिया की सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में भी मदद कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लग्जमबर्ग, ये देखो एक छोटा सा देश है, पॉपुलेशन कितनी है, बहुत ही कम, 6,32,000, लेकिन देखो पर कैपिटा इनकम जो है लग्जमबर्ग की $1,15,000 से भी ज़्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट आ सकती है लग्जमबर्ग से इंडिया में। नॉर्वे की बात कर लीजिए, नॉर्वे मैरीटाइम टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो नॉर्वे से इंडिया को मैरीटाइम टेक्नोलॉजी मिल सकती है। इस्टोनिया की बात कीजिए, साइबर पावर है।
तो कहने का मतलब ये है, यूरोप के इन छोटे छोटे देशों के पास इंडिया को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। इसके अलावा कुछ समय पहले यूरोपियन यूनियन ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी अनाउंस की। इस पर इंडिया में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। ओकस जो ऑर्गेनाइजेशन बनी ये ज़्यादा भाव खा गई, यानी मीडिया ने ओकस को ज़्यादा हाईलाइट किया, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। जबकि देखो, यूरोप की जो ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है ना यूरोपियन यूनियन की, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी काफ़ी सारी चीज़ें बोलती हैं। इसमें सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन के लिए सिक्योरिटी और मिलिट्री एलिमेंट ही नहीं है, बल्कि दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में ग्रीन पार्टनरशिप इस्टाब्लिश करना, ट्रेड को इन्हेंस करना, इन्वेस्टमेंट करना, इंडो पैसिफिक रीजन में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना, डिजिटल पार्टनरशिप इस्टाब्लिश करना विभिन्न देशों के साथ, और इंडो पैसिफिक रीजन में जो ओशियन गवर्नेंस है, ओशियंस को जिस प्रकार से गवर्न किया जाता है, उस गवर्नेंस को और ज़्यादा मजबूत करना, ताकि ओशियंस में रिसर्च और इनोवेशन ज़्यादा हो सके, बजाय के कन्फ्लिक्ट जो कि चाइना की वजह से होते हैं। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टाब्लिश करने की बात बोलती है। तो इंडिया भी तो यही चाहता है, रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टाब्लिश हो और चाइना अपनी मनमानी ना करे। तो इस मामले में देखो, यूरोपियन यूनियन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूरोपियन यूनियन की जो सोच है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, वो सोच इंडिया से मिलती है। तो दोनों, इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इंपॉर्टेंस तो समझ ली यूरोपियन यूनियन की इंडिया के लिए। अब टाइमलाइन समझते हैं कि पास्ट में इंडिया और यूरोप के रिलेशंस कैसे रहे हैं, इंडिया ने यूरोप पर कितना फोकस किया है। देखो, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना के रखा 200 साल तक। 20वीं शताब्दी में, यानी पिछली शताब्दी के मिडल में, इंडिया को समझ में आ गई थी यूरोप की इंपॉर्टेंस। तो ना सिर्फ नेशनलिस्ट मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने विभिन्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बनाने स्टार्ट किए, बल्कि जो प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस थे, राजा महाराजा, जो ब्रिटिश ईरा में देश के अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स पर रूल कर रहे थे, उन्होंने भी यूरोप के अलग अलग देशों के साथ में अच्छे रिलेशंस कल्टीवेट करने स्टार्ट किए, कोशिश की, आप कह सकते हो। लेकिन देखो, इसके बाद जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद इंडियन लीडर्स को ये लगा यूरोप के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये देखो, ये यूरोप का मैप है, वेस्ट में जो कंट्रीज़ आते हैं ना, ये तो यूएसए के साथ हैं, और ईस्ट में जो कंट्रीज़ आते हैं ये यूएसएसआर के साथ में हैं। तो वेस्ट में जो कंट्रीज आते हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव नहीं हो सकते, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया के रिलेशंस यूएसए के साथ कुछ खास थे नहीं, यूएसएसआर के साथ अच्छे थे। तो इंडिया ने वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को तो छोड़ ही दिया ये सोच के कि इनके साथ इंडिया के रिलेशंस फिलहाल अच्छे नहीं होंगे, और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे उनको इंडिया ने ग्रांटेड ले लिया। ग्रांटेड मतलब इंडिया को लगा कि हमारे रिलेशंस यूएसएसआर के साथ अच्छे हैं, तो इंडिविजुअली इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज पर क्या ही फोकस करना। तो इसलिए कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने देखो यूरोप पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। इसके बाद 1990-91 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो यूएसएसआर के ऊपर इंडिया काफ़ी डिपेंड करता था। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद इंडिया को आवश्यकता महसूस हुई कि अब देखो, चूंकि यूएसएसआर का सबसे बड़ा टुकड़ा है रशिया के साथ भी उतने ही अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए जाएं। इंडिया को यह भी लगा 1991 के बाद कि अब तो देखो यूएसए के साथ भी रिलेशंस नॉर्मल करने चाहिए, चाइना के साथ भी इंप्रूव करने चाहिए। तो उस समय इंडिया काफ़ी बिजी था 1990 के बाद। तो उस समय भी इंडिया ने यूरोप को इग्नोर कर दिया, यूरोप के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश इंडिया ने नहीं की। बट अब इंडिया को ये रियलाइज़ हुआ है कि यूरोप के साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। ये देखो पता लगता है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा दी गई हाल ही में एक स्टेटमेंट से। उन्होंने स्टेटमेंट दी, इंडिया की स्ट्रेटजी ये है, एंगेज अमेरिका से एंगेज करना, चाइना को मैनेज करना, यूरोप को कल्टीवेट करना, रशिया को रीएश्योर करना,
और जापान को गेम में लाना। अब आपके मन में आया होगा, यूरोप को कल्टीवेट करने का क्या मतलब है? यूरोप को कल्टीवेट करने का मतलब देखो यही है, जितना फोकस इंडिया को यूरोप पर पहले करना चाहिए था उतना इंडिया नहीं कर पाया है। तो कल्टीवेट यूरोप मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करना यूरोपियन यूनियन के साथ में, और यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर्स के साथ में, चाहे वो छोटे हों बड़े हों। और वैसे देखो, यूरोपियन यूनियन तो हमेशा से इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहता है। यूरोपियन यूनियन ने 2018 में इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजी आउटलाइन की, जिसमें यूरोपियन यूनियन ने कहा कि 4 एरियाज में इंडिया के साथ कोऑपरेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन पहले नंबर पे, प्रमोशन ऑफ रूल बेस्ड ऑर्डर दूसरे नंबर पे, फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन तीसरे नंबर पे और सिक्योरिटी कोऑपरेशन चौथे नंबर पे। इसी साल पुर्तगाल में मई में समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का दोनों राजी हो गए थे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी प्रकार का अभी तक जो नहीं साइन हो सका है, नेगोशिएशंस चल रही हैं काफ़ी समय से। जल्द से जल्द इस पर बातचीत आगे बढ़ाई जाए और किसी न किसी प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन और इंडिया आपस में साइन करें। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो ये बात सच है, जितना पावरफुल यूएसए है हर लिहाज से, इकोनॉमिक लिहाज से, मिलिट्री लिहाज से, उतना पावरफुल यूरोप तो नहीं है। लेकिन हाँ, यूरोप और इंडिया के बीच में ना सिमिलरिटीज काफ़ी हैं। यूरोप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का सम्मान करता है, इंडिया भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का सम्मान करता है। यूरोप आतंकवाद से पीड़ित है, इंडिया भी आतंकवाद से पीड़ित है। यूरोप भी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है। यूरोप ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है जिसमें एक देश या फिर 2 देश अपनी मनमानी ना करें। जैसे देखो, यूरोप के देश ना तो इससे खुश हैं कि यूएसए अपनी मनमानी करे पूरी तरह से वर्ल्ड में, ना ही चाइना से खुश हैं। तो यूरोप ये चाहता है कि इक्वल पावर्स होनी चाहिए वर्ल्ड में, ताकि एक बैलेंस इस्टाब्लिश रहे। इंडिया भी यही चाहता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी दोनों की जो सोच है वो मिलती है। तो इस प्रकार से हमने इंडिया यूरोपियन रिलेशंस से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया सी राजा मोहन का। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो राइट टू हेल्थ से संबंधित है। हम इस आर्टिकल को डिस्कस करना स्टार्ट करें उससे पहले आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संविधान का आर्टिकल 21A क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, आप आंसर दे दोगे। संविधान का आर्टिकल 21A कहता है, स्टेट उन सभी बच्चों को जिनकी एज 6 से 14 साल के बीच में है उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। देखो, ये जो अमेंडमेंट आई थी ना, ये 2002 में आई थी। 2002 से पहले ये 21A आर्टिकल नहीं हुआ करता था। तो संविधान के इस आर्टिकल पर एक्ट करते हुए 2009 में सरकार राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आई, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ये जरूरी हो गया था, सरकार की ओब्लिगेशन बन गया था 2002 की अमेंडमेंट आने के बाद। वैसे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में कहा था कि राइट टू हेल्थ जो है, अरे मिटाने के लिए, राइट टू हेल्थ जो है वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21 का जो राइट टू लाइफ है ना, उसके अंतर्गत आता है राइट टू हेल्थ। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में बोला था। इस बार देखो क्वेश्चन आया राइट टू प्राइवेसी से संबंधित, कभी ना कभी राइट टू हेल्थ से संबंधित भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। खैर, इस आर्टिकल में राइटर ये बोलते हैं कि अभी देखो, डीपीएसपी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार की ओब्लिगेशन बनती है देश के सभी नागरिकों को फ्री हेल्थ प्रोवाइड करना, लेकिन ये सिर्फ सरकार की ड्यूटी है, सरकार के ऊपर एक गाइडेंस है, आप यूं कह सकते हो, डीपीएसपी के अंतर्गत। बट कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी नहीं है सरकार की कि हर एक नागरिक को बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शहर में रहता है, गांव में रहता है, सबको। तो सरकार कोशिश तो करती है लेकिन सबको प्रोवाइड नहीं करती। अगर देखो, संविधान में जैसे राइट टू एजुकेशन के बारे में अब साफ साफ संविधान में लिख दिया गया है आर्टिकल 21A के तहत, उसी प्रकार से हेल्थ के बारे में भी अगर ये लिख दिया जाए, मान लीजिए 21B ऐड कर दिया जाए कि स्टेट देश के सभी नागरिकों को फ्री बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, बेसिक भी क्यों, एडवांस हेल्थ सर्विस भी प्रोवाइड करेगा,
तो फिर सरकार एक एक्ट लेके आएगी, जैसे राइट टू एजुकेशन से संबंधित लेके आई है उसी प्रकार से राइट टू हेल्थ से संबंधित लेके आएगी, और सरकार के ऊपर ये ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि देश के सभी नागरिकों को फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना। फिर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, जैसे कि कोविड-19 के दौरान हुआ। कोविड-19 के दौरान हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर गया। तो ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में ना आए, उससे पहले ही हमें हमारे संविधान को अमेंड कर देना चाहिए और राइट टू हेल्थ को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर देना चाहिए। फंडामेंटल राइट अगर डिक्लेयर कर दिया तो देखो फिर सरकार किसी को भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने से मना नहीं कर सकती। अगर सरकार मना करेगी तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा। वो पर्सन सीधा हाई कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। तो मेन तो देखो यही इशू है। राइटर बोलते हैं राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट करार दे दो, और इसके बाद राइटर ना बताते हैं फार्मर्स को कैसे फ़ायदा होगा। राइटर बताते हैं कि देखो फार्मर्स अनाज पैदा करते हैं और अनाज ज़रूरी है जीने के लिए, तो मतलब हमारे राइट टू लाइफ को रियलाइज़ करने के लिए फार्मर काम करते हैं। लेकिन फार्मर्स का राइट टू लाइफ का क्या, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रह के काम करते हैं, उनको कोई इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं मिलता, हेल्थ इंश्योरेंस उसका कुछ नहीं होता उनका। तो जब फार्मर्स की फैमिली में कोई भी बीमार हो जाता है तो उनके ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, उनको कर्ज लेना पड़ता है, वो कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, कर्ज के विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। तो फार्मर्स के लिए राइट टू हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार से फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की बात की जाती है कि वो भी, उन्हें भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं अवेल हो पाता। वुमेन की बात की जाती है कि पैट्रियार्कल हमारा समाज है, तो महिलाएं चाहकर भी बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाती, हॉस्पिटल नहीं जा पाती अपनी मर्जी से। तो क्योंकि कई बार पैट्रियार्कल समाज होने के कारण परिवार के लोग ये सोचते हैं कि महिलाओं की जो हेल्थ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हेल्थ सर्विस अगर फ्री होगी तो महिलाएं भी हॉस्पिटल्स में जाके हेल्थ सर्विस अवेल कर सकेंगी। चिल्ड्रंस की बात की जाती है, बहुत सारे बच्चे खास करके गरीब परिवारों के ऐसे हैं जिनका बचपन ही देखो ईंट भट्टों पर गुजरता है। बचपन से वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं परिवार की गरीबी के कारण। तो ईंट भट्टों पर अगर बच्चे काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अगर बच्चे पलेंगे, तो देखो उनका हेल्थ चेकअप आप करवाओगे ना, बहुत सारी बीमारियां इन बेचारे बच्चों में मिलेंगी। किसी को टीबी मिलेगा, किसी को दूसरी बीमारियां मिलेंगी। तो ऐसे बच्चों के पास पैसे कहाँ से होंगे? ऐसे बच्चों के परिवार कैसे बच्चों का इलाज करवा सकेंगे जब तक कि हेल्थ सर्विस पूरी तरह से फ्री नहीं होगी, हेल्थ एक फंडामेंटल राइट नहीं होगा। तो अलग अलग कैटेगरीज की सहायता से राइटर ये बताने की कोशिश करते हैं क्यों राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट करार देना जरूरी है, क्यों राइट टू हेल्थ को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाना जरूरी है। कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो जब से RTE आया है ना 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तब से आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशो है बच्चों का स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। उसी प्रकार से अगर इसी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है राइट टू हेल्थ से संबंधित, तो देखो देश की जनता का, नागरिकों का जो हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा। हमारे देश में ह्यूमन रिसोर्सेज का जो कैपिटल है वो इम्प्रूव होगा। वही लोग जो बीमार होकर देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते थे, वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे और इंडिया को आगे ले जाने का काम करेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की जियो डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने से संबंधित है। जैसे देखो हमारे देश में अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, मतलब सोशल डाइवर्सिटी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। उसी प्रकार से इंडिया में जियो डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। कहीं पर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे, कहीं पर गहरी घाटियाँ देखने को मिलेंगी, वैलीज देखने को मिलेंगी। लैंड फॉर्म्स भी हमारे देश में अलग अलग तरह के हैं, कोस्ट लाइन्स भी अलग अलग तरह की हैं। मतलब जियो डाइवर्सिटी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया को वर्ल्ड का नेचुरल लेबोरेटरी के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये जो इंडिया के जियोलॉजिकल फीचर्स है ना, या फिर इंडिया का जो लैंडस्केप है, ये पिछले बिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में। प्लेट्स आपस में टकराई, क्लाइमेट का उथल पुथल हुआ, तब जाके इंडिया में अलग अलग तरह की चट्टानें बनी हैं। इंडिया में अलग अलग तरह का टेरेन देखने को मिलता है। तो ये सब जो लैंडस्केप है ना इंडिया में, ये सब जो इंडिया में अलग अलग तरह के जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, ये देश की हेरिटेज का हिस्सा है। जैसे गुजरात में जो कच्छ रीजन है ना, यहाँ पर डायनासोर के
अवशेष देखने को मिलते हैं। ये जुरासिक पार्क का इंडिया का वर्जन है। इंडिया के तमिलनाडु में जो तिरुचिरापल्ली जगह है, ये देखो पास्ट में मीसोजोइक ओशन था, तो 60 मिलियन ईयर्स पहले के यानी क्रिटेशियस ईरा के मेराइन फॉसिल्स यहां पर देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट 6 करोड़ साल पहले के मछलियों के, दूसरे मेरीन जो एनिमल्स हैं, उनके अवशेष अभी भी यहां पर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली साइट पर देखने को मिलते हैं। देखो ये जो जियोलॉजिकल साइट्स हैं ना, जियो हेरिटेज साइट्स हैं हमारे देश में, तिरुचिरापल्ली की हमने बात की, गुजरात के कच्छ रीजन की हमने बात की, ये एजुकेशनल स्पेस भी हैं जहां स्टूडेंट्स जाके या फिर दूसरे लोग जाके जियोलॉजिकल लिटरेसी हासिल कर सकते हैं। हमारे देश में देखो जो दूसरे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं ना, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन पर तो काफ़ी फोकस किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की इन्वायरमेंटल साइंस या फिर जियोलॉजिकल साइंस पर कम फोकस किया जाता है। इसका रीज़न ये है, सरकार का इंटरेस्ट कम है जियोलॉजिकल साइट्स में और जियोलॉजिकल साइट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने में और इनको प्रोटेक्ट करने में। यूनेस्को देखो फिर भी कुछ कुछ कर रही है इस प्रकार की जियोलॉजिकल साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले यूनेस्को स्पॉन्सर्ड एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुई 1991 में, फर्स्ट इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन द कंजर्वेशन ऑफ आवर जियोलॉजिकल हेरिटेज। इसमें फ्रांस में अलग अलग देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो असेंबल हुए थे और उन्होंने बोला अर्थ और अर्थ पर रहने वाले जो लोग हैं वो कॉमन हेरिटेज को शेयर करते हैं और इस कॉमन हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना ना सिर्फ गवर्नमेंट्स की बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। हम कस्टोडियन हैं इन जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स के। तो इस डिक्लेरेशन के बाद जियो पार्क्स इस्टेब्लिश हुए। जियो पार्क्स जहां पर देखो यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स हैं उन्हें डिक्लेयर किया जाता है। अगर किसी जगह को जियोलॉजिकल पार्क डिक्लेयर किया जाता है तो वहां पे जियो टूरिज्म प्रमोट होता है। लेट 1990s में यूनेस्को ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया ग्लोबल नेटवर्क ऑफ जियो हेरिटेज साइट्स को प्रमोट करने के लिए। इसके बाद यूनेस्को ने गाइडलाइंस जारी की कैसे नेशनल जियो पार्क्स को डेवलप किया जा सकता है। आज के समय में देखो पूरे वर्ल्ड में 169 ग्लोबल जियो पार्क्स हैं 44 देशों में। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अब इंडिया में कितने जियोलॉजिकल पार्क हैं? 0। इंडिया में कोई जियो पार्क नहीं है। यही तो दिक्कत है जो राइटर बोलते हैं। वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों ने कानून इस्टेब्लिश किए हैं जियोलॉजिकल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट इंडिया ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमारे देश में 32 साइट्स को आइडेंटिफाई किया है नेशनल जियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स के तौर पर, लेकिन हमारे देश में एक भी जियो पार्क नहीं है जो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो। वैसे देखो इंडिया यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स के इस्टेब्लिश होने से संबंधित जो ट्रीटी है उसका इंडिया सिग्नेटरी है, फिर भी यूनेस्को ने एक भी जियो पार्क को इंडिया में रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया है। इसका रीजन ये है इंडिया में कोई कानून नहीं है। जैसे देखो बायोलॉजिकल जो साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में कानून है, 2002 में आया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में। उसी प्रकार से जियोलॉजिकल साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में कोई कानून नहीं है, बल्कि देखो डेवलपमेंट के कारण ये जो जियोलॉजिकल साइट्स हैं ना वो नष्ट हो रही हैं। एग्जाम्पल दिया जाता है, अंजर एक जगह है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे देखो इरिडियम की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, जो एक प्रकार से सबूत है कि ऑलमोस्ट 65 मिलियन ईयर्स पहले कोई बहुत बड़ा मीटियोराइटिक इंपैक्ट हुआ था, यानी मीटियोराइट अर्थ से टकराया था, जो एक मेजर रीजन बना अर्थ पर डायनासोर्स के लुप्त होने में। लेकिन यहां पर रेल ट्रैक बिछाया जा रहा है, रेल ट्रैक बिछाया जाएगा तो ये तो जियोलॉजिकल साइट है, नष्ट ही हो जाएगी ना। तो प्रोटेक्ट करने के बजाय डेवलपमेंट के कारण ये जो साइट्स हैं अब धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। तो इसलिए कानून बनाने की आवश्यकता है इन जियोलॉजिकल साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद लास्ट में एक छोटा सा आर्टिकल है। वैसे देखो सितंबर में ये आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस का, जो कुछ कैडर पोस्ट हैं सर्टेन सिविल सर्विसेज के लिए रिजर्व करके रखी जाती हैं, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। हिंदू ने कवर नहीं किया इसलिए हम इसे कवर कर रहे हैं।
मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो आपने देखा होगा जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट है वो उस पर सिर्फ आईएएस लगते हैं, आईपीएस आईआरएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम नहीं कर सकते, ऐसे डीओपीटी के आदेश हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट पर, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट पर एक आईपीएस को नियुक्त कर दिया था। उसके बाद बवाल हुआ, डीओपीटी ने और दूसरे आईएएस ऑफिसर्स ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है इस पर एक आईपीएस को कैसे नियुक्त कर सकते हो। तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? जैसे देखो डीजीपी जो हैं वो सिर्फ आईपीएस हो सकते हैं, आईएएस नहीं हो सकते। और उसी प्रकार से जो हमने अभी देखा कि कुछ जो पोस्ट हैं, जैसे जो चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट है, कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट है, इस पर आईएएस ही हो सकते हैं, दूसरे सर्विसेज के ऑफिसर्स नहीं हो सकते। तो इसके नुकसान क्या हैं इस सिस्टम के? कई बार देखो ऐसा हो जाता है, जैसे आपको किसी ऑफिसर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाना है बट आपके पास अच्छे आईएएस ऑफिसर्स नहीं मिल रहे हैं आपको उस लेवल के, तो फिर आप चाहो तो आईपीएस ऑफिसर, अच्छे आईआरएस ऑफिसर हैं वो भी तो नियुक्त कर सकते हो ना। लेकिन इस सिस्टम के कारण आपको सिर्फ आईएएस ही अपॉइंट करना पड़ेगा उस पोस्ट पे, और किसी को आप अपॉइंट नहीं कर सकते। तो कई बार आपको खराब डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जितना अवेलेबल आपके पास आईएएस ऑफिसर्स हैं, बेशक वो सारे एफिशिएंट ना हो, लेकिन उसी में से किसी को आपको चूज करना पड़ेगा। दूसरा ड्रॉबैक ये है, अब देखो जैसे 2020 का रिजल्ट आया, अब किसी के 10 नंबर ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं, इसके आधार पर मेरिट तय होती है। लेकिन देखो 10 नंबर कम ज़्यादा होने से आपकी जो काबिलियत है वो तो कम ज़्यादा नहीं हो जाती ना। तो ये भी एक पॉइंट दिया जाता है इसके खिलाफ। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टैलेंट को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाती। कई आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, दूसरे सर्विसेज के ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। अगर वो वहाँ पे जाके काम करेंगे जैसे चीफ सेक्रेटरी के तौर पर या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर, तो ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे शायद, लेकिन सरकार उस टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर पाती इस सिस्टम के कारण। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वैसे देखो दूसरे पक्ष के पॉइंट्स भी हैं, मुझे पता है आपके मन में भी आया होगा कि कुछ तो देखो स्पेशलाइज्ड पोस्ट होती है ना। अब जैसे आईपीएस की जो पोस्ट है, डीजीपी की, एसपी की, बड़ी बड़ी डीआईजी की, ये तो स्पेशलाइज्ड पोस्ट हैं। ये जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं लॉ एंड ऑर्डर में, इन्वेस्टिगेशन में, दूसरे मामलों में स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो आईएएस ऑफिसर को आप डीआईजी लगाओगे तो कैसे वो अच्छा काम करेंगे? उसी प्रकार से आईआरएस की पूरी ट्रेनिंग ही है कि रेवेन्यू कैसे अच्छे से कलेक्ट किया जाए। तो फिर आप आईआरएस को रेवेन्यू कलेक्ट करने के बजाय लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हैंडल करने के लिए भेजोगे तो फिर कैसे वो अच्छा काम कर सकता है ना? तो ये दूसरे पक्ष के पॉइंट्स हैं। कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो कुछ पोस्ट तो ऐसे जरूर होती हैं जिसपे किसी भी सर्विस का ऑफिसर आए तो वो अच्छा काम कर सकता है। मतलब कुछ पोस्ट ऐसी जरूर होती हैं जिसके लिए स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं होती, स्पेशलाइज्ड होने की आवश्यकता नहीं होती, जनरल जो स्किल है वो भी काम आ जाती है। तो कम से कम ऐसी पोस्ट पर तो किसी भी टैलेंटेड सिविल सर्विस के ऑफिसर को नियुक्त किया जाए तो इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें आईएएस ऑफिसर्स को या फिर दूसरे सर्विस के ऑफिसर्स को विरोध नहीं करना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कि कुछ कैडर पोस्ट को सर्टेन सिविल सर्विसेज के लिए रिजर्व करना कितना उचित, कितना अनुचित है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।